महंगाई तकरीबन 18% को छू चुकी है और डॉक्टर साहब डॉलर 178 को हिट करके कभी वापस आता है, कभी ऊपर जाता है, तो अभी भी घबराने की ज़रूरत है कौम को, या फिर जो कहा जा रहा है कि घबराएं नहीं, महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, उम्मीद रखी जाए? जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पिछले 18 महीनों में कोई 1 दर्जन मीटिंग हुई हैं काबीना की, जिसमें फोकस जो है वो महंगाई का ही रहा है। और उस काबीना की मीटिंग के फ़ौरन बाद हमें यही बताया जाता है कि ये सारा टेम्परेरी मामला है, इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। डॉलर के हवाले से हमें वज़ीर आज़म साहब ने खुद से पिछले महीने ये बताया था कि जिस रफ्तार से रुपया गिर रहा है वो सिर्फ टेम्परेरी मामला है, उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। आटा जो है वो 35 रुपए से 75 रुपए किलो चला गया है, उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। बिजली जो है वो 11 रुपए यूनिट से 22-23 रुपए यूनिट चली गई है, उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। चीनी आपने देखा 55 से आज तो शायद नीचे आई हुई है, कुछ मुझे मालूम हुआ कि 127 रुपए पे मिल रही है, तो उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। तो सब कुछ मुस्तकबिल में होने वाला है। पिछले 3 साल में क्या हुआ उसको आप छोड़ दें, लेकिन सब कुछ बेहतर होने वाला है। हर काम जो है वो फ्यूचर में होने वाला है, तो उम्मीद आप जरूर लगाई रखिए। उम्मीद हम जरूर लगाए रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, पहला कमेंट आपका आ गया। मैं मजीद आपसे जरूर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहूंगा। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं हमारे साथ। जनरल साहब, ये बात बार बार क्यों कही जा रही है हुकूमती हलकों की जानिब से कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है? आज शेख रशीद साहब ने बोला है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, तो सिग्नल्स तो वहीं से आते हैं जहां पर कोई ना कोई अलार्मिंग सिचुएशन होती है। एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा क्योंकि आप स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं एक वक्त में। दूसरा, आप लोग पीडीएम का हिस्सा क्यों नहीं बनने जा रहे हैं बतौर पीपल्स पार्टी? पहली बात यह है कि खतरे की बात कौन करता है, कौन कर रहा है? जिसको खतरा होता है वही करेगा, वही कर रहा है ना। हाँ, फिक्र किसको लाहक होती है? जिसको खतरा होता है। हाँ। जिनको खतरा होता है, जिसको खतरा होता है, तो वो खुद खतरा महसूस कर रहे हैं, खुद यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टी के अरकान को और अपने इत्तेहादियों को कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, घबराए नहीं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कहते हैं कि घबराए नहीं, सब कुछ ठीक होने वाला है। घबराहट भी है, खतरा भी है, खतरे की वार्निंग भी दी जा रही है, और लोगों को इन तमाम बातों का मकसद ये होता है कि टीम को इकट्ठा रखना। ये बिल्कुल सही बात है, सही करना चाहिए उनको, लेकिन वजूहात हैं खतरे की, फिक्र की, और वो गवर्नमेंट महसूस करती है और उसको एडमिट कर रही है हर रोज़। तो अभी वो खतरात क्या हैं? बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट को जो ख़तरा होती है, उनकी कुर्सियों का ख़तरा होता है कि कुर्सियां उनसे ना चली जाएं, उनकी जगह पे कोई और गवर्नमेंट ना आए। ये वो बात कर रहे हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ख़तरात नहीं है उनको, खतरा नहीं है उनको। इसलिए महंगाई जिस रफ्तार से ऊपर जा रही है, इसको हैंडल करना किसी की बस की बात नहीं है। जो लोग जिनसे खतरा था और जो बाकी पीरियड हुकूमत का बचता है, इस पीरियड में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पार्टी इस पोजीशन में होगा कि वो खतरे वाली बात को मटीरियलाइज करवाए या ओन कर आगे बैठ जाए और कहे कि जी 18 महीने के बाद मैं खैरियत से होऊंगा और लोगों के इलेक्टोरेट के पास जाऊंगा, मुझे सही रिस्पांस मिलेगा। उनको भी ये खतरा है कि अगर वो आएंगे तो वो फिर खतरनाक पोजीशन उनके लिए होगी। तो ये इस वक्त सिचुएशन ये बना हुआ। Why don't you people want to become part of PDM? I mean, again, you are being offered all the time, और बार-बार कहा जा रहा है, फिर पीपल्स पार्टी क्यों इससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है, हिस्सा नहीं बनना चाह रही? देखिए जी, पीडीएम का जो बेसिक मकसद है प्रॉबेबली वो इस गवर्नमेंट को डिसलॉज करने की थी। इब्तिदा में काफ़ी हद तक उसमें गरमाइश थी उनके प्रोग्राम में। अभी इतना कम टाइम रह गया है कि इस गवर्नमेंट को डिसलॉज कर लेना और उसकी जगह पे एक नई हुकूमत को लाना और उसको बकाया पीरियड के लिए चलाना मेरे ख्याल में किसी सियासी पार्टी को सूट नहीं करता है, कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि अगर एक कोई पार्टी हुकूमत में आती है, जो ऑप्शन उनके पास रह जाता है वो ये है कि हुकूमत में आएँ और कुछ अरसे के बाद वो इस गवर्नमेंट को डिज़ाल्व करने के बाद वो नए इलेक्शंस का ऐलान कर दें। उसके लिए फिर सियासी जमातों को ये देखना होता है कि क्या वो इस किस्म की तब्दीली यानी इलेक्शन के लिए उनकी तैयारी पूरी है कि नहीं है। और ये एक बात है जो देखने वाली है। हमारी पार्टी को भी ये देखना पड़ता है कि आया उनकी कोई इस किस्म की तैयारी हो चुकी है कि नहीं।
दूसरी बात यह है कि एक सूबे में हमारी हुकूमत है, उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट हमें जाना है। डिलीवरेंस जो की जाती है वो 5 साल में की जाती है, नतीजे 5 साल के बाद सामने आ जाते हैं। तो फिर तो आप मानते हैं ना कि इनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए? नहीं, उनकी बात, हम अपनी बात कर रहे हैं। आप सिंध में आपको 5 साल पूरे करने हैं, उनको अगर 5 साल पूरे नहीं करते हैं तो मुमकिन है उस किस्म की जो हमने नतीजे पैदा करने थे, जो नताइज देने थे लोगों को, डिलीवरेंस करनी थी, वो प्रॉबेबली हम नहीं कर चुके होंगे, उसका डिस्क्रेडिट हमें लाइकली चला जाए। सो ये दिस कुड बी द सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ जिसकी वजह से हम इस चार्ट में हैं कि उनका हिस्सा बने कि ना बने। हम उनका हिस्सा थे, और लेकिन वो पॉलिटिक्स को पार्लियामेंट से बाहर ले जाना चाहते थे। आज भी पार्लियामेंट की बात वो नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट से बाहर की सियासत करते हैं। हमारी पार्टी की स्टांस डे 1 से, पीडीएम जिस दिन बना था उस वक्त मैं पीएमएलएन में था, उनके टीम का हिस्सा था, उस मीटिंग में मैं बैठा हुआ था। वहां पर भी हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की कि जी हम उस सियासत पे यकीन करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर की जाए, और अपनी लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे, पार्लियामेंट से बाहर की कार्रवाई हम नहीं कर सकेंगे। पीडीएम ने रिजिग्नेशन की कहानी लाई जो पार्लियामेंट से हट के बाहर निकल के कार्रवाई की जा रही थी, वो हमें सूट नहीं करता था। इस वजह से अलहदगी की हमने, अलहदगी की एएनपी ने अलहदगी की। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन हम कर रहे हैं। जहां तक पार्लियामेंट के अंदर अवाम के मसाइल का ताल्लुक है, अवाम के मसाइल को हम मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट कॉर्नर भी है कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर ले, ऐसा है या नहीं? किस चीज का? इस पूरी अपोजिशन के अंदर बुनियादी तौर पर तो असूलन हर गवर्नमेंट को 5 साल पूरी करनी चाहिए। इस असूल के ऊपर मेरे ख्याल में इवन पीडीएम की पार्टियां भी यकीन करती हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इस काबिल नहीं होती है, उसमें नालायक लोग आ जाते हैं, उसमें टीम वर्क नहीं की जा सकती, टीम इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, मामलात को सुलझाया नहीं जा सकता है, तो उससे पहले भी इलेक्शन कराए जा सकते हैं और वो उस टर्म को कम किया जा सकता है। एब्सोल्युटली राइट। मैं आलिया हमजा मलिक साहिबा बड़ी शोला बयां एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बड़े स्टैटिस्टिक्स के ऊपर उबूर रखती हैं। आलिया हमजा मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप DSNG लिंक पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब तो शहबाज शरीफ साहब भी काफ लीग से मुलाकात करने का कह चुके हैं और दूसरी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। ऐसा क्या हुआ है कि ज्वाइंट सेशन मुअख्खर करना पड़ गया? क्या रीजंस बनी है? एतमाद का फुकदान है इत्तेहादियों में या मसला कुछ और है? आलिया साहिबा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमील साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं सबसे पहले तो फ़ारूक सलीम साहब की बात का और फिर जो मेरे कुलीग बैठे हैं उज्जैन साहब, उनकी बात का जवाब दे दूँ, फिर मैं आपकी बात की तरफ आती हूँ। फ़ारूक साहब के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इनको तब्दीली के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो जहाँ के इकोनॉमिस्ट ना, जिस जगह के इकोनॉमिस्ट ये कहें कि 5 लोगों का ख़ानदान रोज़ाना 5 किलो आटा इस्तेमाल करता है और माहाना 150 किलो का आटा इस्तेमाल करता है, तो फिर तो उन्हें ना हमारी तब्दीली नजर आएगी, ना हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नजर आएंगे, ना उन्हें ये नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करी है। मैं 2 मिनट अनइंटरप्टेड लूंगी और मैं सारा क्लियर कर दूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया। आज सबसे ज्यादा शोर इस वक्त कर्जों का है। 2013-14 से लेकर 2017-18 तक 5 सालों के अंदर PMLN ने $50 बिलियन का कर्जा लिया, जिसमें से जो उन्होंने 5 सालों में वापस किया वो $27 बिलियन का था। यानी अगर हम नेट देखें तो 22.69 बिलियन उनके खाते में बचता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रोज इन्होंने शोर मचाया, आज भी एहसन इकबाल साहब डॉलर को रुपए की टर्म्स में कन्वर्ट करके हमें बता रहे हैं कि हमने कितना कर्जा लिया है। 2018-19, 2020-21 3 साल हमारी गवर्नमेंट को हुए, हमने $39 बिलियन का कर्जा लिया, $29 बिलियन का कर्जा वापस किया, यानी नेट हमारा कोई $9.8 बिलियन बनता है। तो कौन सी हुकूमत बेहतर थी? हम बेहतर हैं या वो बेहतर हैं कि जिनका आखिर में नेट फ्लो कोई तकरीबन कोई 22.69 का बनता है? फिर आ जाए ग्रोथ की बात करें, बहुत शोर मचता है ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ हुई जब कोविड था पूरी दुनिया में, उसके बाद इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ग्रोथ बता रहे वो 5% की बता रहे। ये रोज हमें आकर सुनाते हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज डूब गई। स्टॉक एक्सचेंज में जो सिर्फ सितंबर 21 है उस पर
51% का जो कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज है, उन्होंने प्रॉफिट लिया। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसकी प्रोजेक्शन ये है कि 21-22 के अंदर हमारी जो ग्रोथ आएगी 4.4 से 4.8 के दरमियान आएगी, जबकि पूरी दुनिया के अंदर ग्रोथ गिर रही है, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। फिर बार बार हमें जो आकर यहाँ पर जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है फीकस आमदनी का, 2018 में फीकस आमदनी थी 1,80,000, आज फीकस आमदनी है 2,46,000। तो ये क्या है? ये सारा वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं आपकी पॉवर्टी कम हो रही है। सिर्फ एक सेकंड, पर कैपिटा इनकम पे आप मैं बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद सारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर कैपिटा इनकम कम हुई है बॉस, 13.5% कम हुई है। मैंने बताया आप उसको नोट करके रखिएगा और मैं ग्राफ भेजूंगी, ग्राफ डिस्प्ले कीजिएगा। मैं अभी ये जब अगला सेगमेंट चलेगा मैं आपको ग्राफ भेजूंगी, क्योंकि मैं फैक्ट से मैं डेटा देकर बात जी, प्लीज जी। वर्ल्ड बैंक की तरफ आ जाए, 2020 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यहाँ पर पॉवर्टी जो है 5.3% थी, आज उन्होंने कहा 4.8% है और इससे कम हो रही है। देखिए जब यहाँ पर बात होती है ना, फिर आ जाते हैं सब ये तो कहते हैं कि जी डीजल की प्राइस इतनी बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या किसी ने ये देखा है कि डिमांड ऑफ हाई स्पीड डीजल कितनी इंक्रीज हुई है? 26%। पेट्रोल की कंजम्पशन 14%, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन 13%। ये सारे इंडिकेटर हैं, आपकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, आपका ऑटो सेक्टर की ग्रोथ 53% आ रही है, आपके आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ है 36% आ रही है। मतलब हम जब बात करते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दी, टेक्सटाइल्स हमने बढ़ा दी, आईटी सेक्टर हमने परफॉर्म कर दिया। एक जब हम इनसे पूछते हैं, मैं आपके तवज्जुह से सवाल करती हूँ फरूख सलीम साहब से कि वो फैक्चुअली डिनाई कर दे कि ये गलत है, क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 8 सालों के बाद नहीं बढ़ी? क्या पहली दफा पाकिस्तान 2016 के बाद टेक्सटाइल में परफॉर्म नहीं कर रहा? क्या आईटी सेक्टर में पहली दफा पाकिस्तान ये परफॉर्मेंस शो नहीं की? क्या एलएसएम ग्रोथ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दौर में क्या थी और अब 2020-21 में आलिया साहब अगर आप इजाजत दें तो आपका यही सवाल मैं फरूख साहब से पूछ लूं। हमारी एक तान, आप इजाजत दें मैं यही सवाल फरूख साहब के पास ले जाऊं। आकर टूटी है इन्फ्लेशन के ऊपर। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।